नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जैन और इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के कुछ और प्रोग्राम्स और फंड्स के बारे में। तो पहले हमने काफ़ी डिस्कस किया यूनाइटेड नेशन के मेन पार्ट्स और उसके सब पार्ट्स जो हैं उनके बारे में, और आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रोग्राम है, देखिए क्या हुआ था। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक चीज़ बता दूं आपको। एक यूनाइटेड नेशन सिस्टम बोलते हैं, एक वर्ड आता है अक्सर न्यूज़ में, इसको बोलते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशन सिस्टम। ठीक है, सिस्टम। ये वर्ड आता रहता है अक्सर न्यूज़ में। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूनाइटेड नेशन के सारे पार्ट्स, यूनाइटेड नेशन खुद, प्लस जो इसके फंड्स या प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं, ये सब जो हैं इस यूनाइटेड सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो ये सब नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आप कहीं अखबार में देखो कि यार यूनाइटेड नेशन सिस्टम होता क्या है। तो जितने भी इसके पार्ट्स हैं, जितने भी इसके ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी इसके समूह हैं, इन सब का ग्रुप प्लस इसके जो फंड्स हैं, इसके जो प्रोग्राम्स हैं। अब ये कुछ प्रोग्राम चलाता है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, सपोज फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे चला दिया इसने, तो वो और जो इसने फंड्स वगैरह रखे हैं अलग से, वो सब चीज़ें जो हैं इसके अंदर आती है। तो ये UNEP, UNDP, ये सारी चीज़ें जो हैं इस यूनाइटेड सिस्टम का पार्ट है। ओके फाइन, आगे बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, तो स्थापना इसकी कब हुई? 72 के अंदर। अब देखो क्या होता है कि आप क्या होगा, भाई यूनाइटेड नेशंस तो ना आपने 46 में बना दिया, और ये जो फंड्स वगैरह हैं, प्रोग्राम्स वगैरह हैं, ये अलग अलग टाइम पे क्यों बना रहे हो? तो क्या हुआ था कि जब यूनाइटेड नेशन बना, संयुक्त राष्ट्र बना, तो उस टाइम शायद इतना दूरदृष्टि नहीं थी किसी की कि हम सोच सकें कि आगे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे जैसे हमको ज़रूरत महसूस हुई, वैसे वैसे हमने प्रोग्राम्स या फंड्स या जो भी डिपार्टमेंट्स बनाए थे वो सब बनाए, या जो सेंट्रल, अगर जैसे सपोज करो कोई रीजनल हेड बनाना है, रीजनल सेंटर बनाना है, तो वो सब बनाए। तो इसीलिए इसका जो है स्थापना हुई 72 के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्यालय की। मुख्यालय है इसका नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। अब केन्या कहाँ है ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब कार्य क्या है इसके साथ, कार्य की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि यार ये पर्यावरण से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, है ना? पर्यावरण से रिलेटेड। अब पर्यावरण से रिलेटेड क्या क्या चीज़ हो सकती है? एनीवन? पर्यावरण से रिलेटेड क्या क्या चीज़ हो सकती है? देखिए यहाँ लिखा भी है, इसमें प्राथमिक कार्य यानी बेसिक वर्क। प्राथमिक मतलब सबसे जरूरी, सबसे पहला काम क्या है इसका? वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना। वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना। वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना, क्या मतलब है इसका? पर्यावरण एजेंडा, एजेंडा मतलब क्या होता है? राम राम जी, मनीष जी, एजेंडा क्या होता है? एजेंडा, एजेंडा मतलब पर्यावरण एजेंडा, यानी कि दुनिया पर्यावरण को लेकर सतर्क है नहीं है, उसको जरूरी इन्फॉर्मेशन देना कि आगे हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो क्रियाएं हैं वो किस तरह से रहनी चाहिए, किस तरह से हमें। जैसे अभी एक पेरिस पीस एग्रीमेंट हुआ, तो उसके अंदर ये बोला गया कि भाई हाँ 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर हमने को टेम्परेचर से इससे पहले रोकना है। 2 डिग्री सेल्सियस हो गया तो बहुत सारे रिपरकशंस हो जाएंगे, बहुत सारे असमानताएं हो जाएगी, है ना, बहुत सारे जो है पर्यावरण में नुकसान हो जाएगा। तो हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ना नहीं देना चाहते टेम्परेचर को 1990 लेवल से। तो ये सारे एजेंडा जो है ना यहाँ पे डिस्कस होते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो इसका प्राथमिक कार्य क्या? वैश्विक पर्यावरण एजेंडा को निर्धारित करना। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या? संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सतत विकास को बढ़ावा देना। अब सतत विकास मैंने आपको पहले बताया था, ये देखो यहाँ पे लिख रहे थे अपन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? सतत विकास, डेवलपमेंट या विकास। ठीक है साहब, क्या होता है इसका मतलब? ये मैंने अभी कल बताया था, कल या परसों क्लास में, पहले ही क्लास में। इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब ये है कि भाई हमने डेवलपमेंट करनी है, करो, कोई बात नहीं। अब आप डेवलपमेंट के नाम पे धरती के जो रिसोर्सेज हैं, धरती के जो सामान हैं, जैसे आप मिनरल निकाल रहे हैं, आयरन निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, चांदी निकाल रहे हैं, लकड़ियाँ काट रहे हैं, पानी यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक बना रहे हैं, तो सारी मटेरियल आप धरती से कलेक्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, पेन बना रहे हैं, ये बोर्ड बना रहे हैं, कैमरा बना रहे हैं, हर चीज़ आप जो है धरती के मटेरियल से यूज़ कर रहे हैं, है ना, बनाने के लिए। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे आप कभी इतना आगे मत बढ़ जाना कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए हमको छोड़े ही ना। तो ऐसा नहीं हो कि हम अर्थ के जो रिसोर्सेस हैं इस तरह से यूज़ कर लें कि वो वापस रिसाइकिल ही नहीं हो पा रहे हैं। हम यूज़ करते जा रहे हैं, फेंकते जा रहे हैं सामान, वापस रिसाइकिल होने में उसको हज़ारों साल लग रहे हैं। जैसे प्लास्टिक एग्जाम्पल ले लो, प्लास्टिक को बनाने में बहुत आसान है, लेकिन उसका जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है वापस एनवायरनमेंट में जो कितने हज़ारों सालों लेता है वो। तो इसलिए बोलते हैं कि यार सिंगल यूज़ प्लास्टिक मत यूज़ करो और कोशिश करो कि प्लास्टिक यूज़ ना करो। तो इसी तरह से सतत डेवलपमेंट या सतत विकास का जो आता है मुद्दा, उसके अंदर हमको डेवलपमेंट करना है, लेकिन किस तरह से करना है ताकि जो धरती के रिसोर्सेस हैं उनका सही ढंग से उपयोग करा जा सके और आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग एक इस धरती को यूजेबल फॉर्म में छोड़ के जा सके। ऐसा नहीं होगी यार वो सोचे कि हमको किसी और ग्रह में जाना है, हम वहाँ जाके बस जाएँ, या वो जी नहीं पाएँ, इस तरह की कंडीशन डेवलप ना हो जाए, इस तरह के अंदर उत्पन्न हो जाए, इसलिए हम इसकी बात करते हैं। तो पहला काम हो गया इसका एजेंडा, दूसरा काम होगा सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण, वही है, सेम चीज़ है घुमा फिरा के लिए एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना। तो देखिए ऑफिशियल, एज ए ऑफिशियल ये काम करेगा किसके लिए, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए, मतलब संरक्षण यानी बचाना, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए ये क्या करेगा, एक ऑफिशियल के रूप में कार्य करेगा। ये इसके तीन काम है। तो तीन काम कौन कौन से हैं देखो यहाँ पे समराइज कर लेते हैं शॉर्ट में। आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए तीन चीज़ें। पहला कि भाई एजेंडा तैयार करा, तो एक शॉर्ट में लिख लिया आपने एजेंडा, ठीक है। दूसरा क्या है, पहला एजेंडा हो गया, दूसरा क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आपने शॉर्ट में लिख लिया सस्टेनेबल, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मेन नोट्स में लिख लो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो एक एक वर्ड लिखो, पूरी स्टोरी आपके बैक ऑफ द माइंड चलनी चाहिए, बस ये आपको याद दिलाने के लिए, ठीक है। तो इसको आप 10 बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे पॉइंट्स बनाने हर टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं या दूसरा टॉपिक आप कहीं से पढ़ रहे हैं, सब कैसे नोट्स बनाने हैं अपने शॉर्ट नोट्स, एक पेज में पूरा टॉपिक खत्म होना चाहिए आपका, 2 पेज में, 1 पेज में, 2 पेज में। फिर तीसरा वैश्विक पर्यावरण संरक्षण यानी कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ये 3 चीज़ हो गई इसके लिए। तो इसके लिए एक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ऐसे 3 तरह के नोट्स बना सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं। अब ये कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है भाई, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल का। अब ये कुछ प्रोग्राम है बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का, तो ये कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बनाता रहता है, इसका ऑफिस वगैरह भी है। अब रिपोर्ट्स क्या बनाएगा भाई कि भाई उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट रिपोर्ट, यानी सारे जो इसके रिपोर्ट्स हैं ये किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है या अर्थ से रिलेटेड है, पर्यावरण से रिलेटेड है ना। तो पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें, उत्सर्जन गैप, उत्सर्जन, ठीक है। दूसरा वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, तीसरा इन्वेस्ट टू हेल्दी प्लैनेट रिपोर्ट। अब इसके अभियान थे कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ में रहते हैं और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नाम पूछ सकते हैं। नाम क्या है, बीट पॉपुलेशन, ठीक है, डिटेल्स वगैरह आपके एग्जाम में नहीं आएगी, इसके नाम याद रख लो। UN 75 विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ, ठीक है। ये कुछ इसके अभियान हैं जो उसने चलाए हैं, अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था, इसलिए और इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए क्योंकि ये न्यूज़ थी। तो देखिए न्यूज़ क्या थी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इंग्लिश में ये नाम है, हिंदी में ये नाम है, द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNE5 के 5वें सत्र में से पहले मेकिंग पीस विद नेचर एक रिपोर्ट जारी करी गई, ठीक है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट है इसकी, 2021 के अंदर आई है। क्या नाम है इसका भाई, हिंदी इंग्लिश में एक ही नाम है, क्या नाम है, मेकिंग पीस विद द नेचर, कि हम एनवायरनमेंट के साथ शांति किस तरह से रखें, मेकिंग पीस विद द नेचर। ये रिपोर्ट है साहब 2021 की, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बातें हैं, इसके अंदर बेसिकली
जो हम रोज़ न्यूज़ सुनते हैं वही बातें हैं। तो एक बार आप देख लोगे तो आपको याद हो जाएगी। अगर आपको कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं, एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन दे दिए तो बता सकते हैं। क्या बातें हैं, देखिए आइए बात करते हैं। इसमें प्रकाश डालती है, क्या डालती है कि भाई किस प्रकार जलवायु परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया एक। जैव विविधता का क्षरण, दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड। तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड गया प्रदूषण। तीनों स्वस्फूर्त तौर पर पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले आपात स्थितियों से जुड़े हैं, जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अवांछित जोखिम उत्पन्न करते हैं। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास। कि भाई हम धरती को इस तरह से यूज़ करें, उसके रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करें कि आगे आने वाले लोगों के लिए हम लोग ये धरती को सुरक्षित छोड़ के जाएं। ऐसा नहीं कि सारा बर्बाद हम कर जाएं, तो हमारे आने वाले फ्यूचर वाले हमारे को गाली देंगे कि हमारे पूर्वजों ने ढंग से काम नहीं किया। तो इसीलिए वर्ल्ड में ये बात फैली हुई है कि हमें इस तरह से विकास करना है कि ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कहीं भी एग्जाम में अगर आंसर राइटिंग आएगी तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए 3 चीज़ें हैं, क्या है 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? पर जलवायु परिवर्तन, जलवायु क्लाइमेट चेंज बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज, ठीक है साहब। दूसरा जैव विविधता का क्षरण, यानी बायोडाइवर्सिटी का क्षरण। बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, दोनों हिंदी में इंग्लिश में दोनों लिख दूंगा। जैव विविधता का क्षरण, क्षरण को मैं से दिखा रहा हूँ। क्षरण मतलब गिरना, कि आप बायोडाइवर्सिटी गिरा रहे हो, मतलब कि जैसे सपोज करो 8 लाख पौधे पक्षी हैं, उसमें से 1 लाख मर रहे हैं, 1 लाख एक्सटेंट हो गए, तो उसका मतलब 1 लाख का क्षरण हो गया। तो क्षरण मतलब कम हो रहे हैं या कमी हो रही है, खत्म हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें समझ सकते हो। और जलवायु परिवर्तन मतलब होता है क्लाइमेट चेंज। अब आप क्लाइमेट चेंज का मुद्दा सुन ही रहे हो, आजकल गर्मी बहुत बढ़ रही है, हीट इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, हीटिंग ज़्यादा हो रही है। अभी इवन जो कनाडा जैसे देश हैं या यूएसए जैसे देश हैं, वहाँ पे वाइल्ड फायर्स हो रही है गर्मियों के अंदर। मतलब वहाँ पे कंपैरेटिवली इस तरह के इवेंट्स नहीं होते थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण जो है वहाँ पे आग लग रही है, जंगल बर्बाद हो रहे हैं और कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरा प्रदूषण, यानी पॉल्यूशन। तो इन तीनों के लिए बात करी गई और इन तीनों के बारे में बताया गया। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में और। तो देखिए अब ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी जलवायु परिवर्तन हो रही है। कैसे हो रही है, क्यों हो रही है? तो कहीं ना कहीं इसका कारण जो आ रहा है वो हमारा द्वारा, ह्यूमन द्वारा करा गया पोल्यूशन आ रहा है। अब पोल्यूशन में हम क्या क्या कर रहे हैं, देखो हम नॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं, हम साउंड पोल्यूशन कर रहे हैं, हम जो है फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म कर रहे हैं। तो जो कार्बन जो ट्रैप है, कार्बन जो हीटिंग का काम करता है, वो जो धरती में या विभिन्न सोर्सेस में ट्रैप है हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, अर्थ की ज्योग्राफी का अगर आप पढ़ोगे तो एक साइकिल आती है आइस एज, ठीक है, एक आती है हीट एज, ठीक है, आइस एज, एक आती है गर्म। तो ये ऐसे चलता रहता है, कभी आइस जाती है, कभी वापस गर्म हो जाती है धरती, फिर वापस ठंडी हो जाती है, ऐसे चलता रहता है। तो एक प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, आराम से चलता है। लेकिन अभी ह्यूमन के इंटरवेंशन के कारण ये जो साइकिल है ना, ये जल्दी आ रही है। अब क्या हो रहा है, देखियो क्या हो रहा है, अभी देखो क्या हो रहा है, बताओ भाई। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, हीट ट्रैप हो रही है, हमारे हीट ट्रैप हो रही है, ठीक है भाई। हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, ये देखो हमारा अर्थ है, हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, ये जैसे सन की रेज आ रही है यहाँ पे, इसमें से कुछ % रेस को जो है ना रिफ्लेक्ट बैक कर देता है और कुछ % रेस ले लेता था, ठीक है। लेकिन एक वर्ड आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो कुछ गैसेस होती हैं जो हीट को ट्रैप कर लेती है, इन जो सोलर रेडिएशन आ रही है इनको ट्रैप कर लेती है। तो जो वैसी गैसेस अगर हम एनवायरनमेंट में ज़्यादा रिलीज कर लेंगे तो वो क्या करेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करेगी, मतलब अंदर का एनवायरनमेंट को ना गर्म रखेगी, उसको हीट को अंदर ट्रैप करके रखेगी। तो ये इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये ऐसी गैसेस के कारण जो ये अर्थ है ना वो ज़्यादा गर्म हो रही है, ज़्यादा हीटअप हो रही है, ठीक है। तो फलस्वरूप इसका क्या हो रहा है, क्लाइमेट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट नहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉरी, है ना, टेम्परेचर इज द करेक्ट वर्ड। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो क्या होगा, देखो ये आप यहाँ पे चार्ट बना सकते हो भाई। देखो टेम्परेचर बढ़ गया, क्यों बढ़ा, क्योंकि साहब ये जो गैसेस थी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस, इसके कारण, है ना, ग्रीन हाउस
गैसेस की ज़्यादा बढ़ी तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है साहब, ग्लेशियर मेल्ट हो गए। फिर और क्या हो रहा है इवेंट, फॉरेस्ट फायर हो रही है, फॉरेस्ट फायर हो रही है, फॉरेस्ट फायर इससे जुड़ी हुई है। तो ये ऐसे लिंक क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि भाई फॉरेस्ट फायर हो रही है, अब आपको मालूम है क्यों हो रही है, तो ये लिंक्स आपके बन जाएंगे एक बार यहाँ से अपन देख लेंगे, तो बेसिक से सिर्फ, ठीक है। और क्या हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है ऑब्वियसली, गैसेज अगर इस तरह की इन्वायरमेंट बढ़ेगी, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, तो ग्रीन हाउसेस बढ़ रही है। फिर हम जो HFC या इस तरह के जो एलिमेंट्स हम छोड़ रहे हैं उसके कारण पोल्यूशन बढ़ रहे हैं। और क्या इवेंट हो रहे हैं इसके कारण, बताओ, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट। भाई फ्लड एंड ड्रॉट क्या होते हैं ये बताओ आप। भाई अकाल बोलते हैं ना इसको, अकाल बढ़ रहा है, सूखा बढ़ रहा है, अकाल या सूखा, ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया। और फ्लड मतलब क्या हो गया, बाढ़ आ रही साहब, एक्सेस बाढ़ आ रही है, कहीं बारिश हो रही तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही, कहीं भी हो नहीं तो हो ही नहीं रही साहब, बाढ़ आ गई। अब दिल्ली में बाढ़ आ गई थी भयंकर, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और कहीं पे जो सूखा पड़ रहा है, ड्रॉट बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये सारे फैक्टर कहाँ से रिलेट हो रहे हैं, हम जो चीज़ें कर रहे हैं उनके कारण हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली ह्यूमन्स आर इफेक्टिंग दिस थिंग्स, ठीक है। और क्या चीज़ हो रही है इसके कारण, ग्लेशियर मेल्ट हो गई, अच्छा फिर यहाँ पर ग्लेशियर मेल्ट हुई तो इसके कारण क्या हुआ, इंक्रीज इन सी लेवल, ठीक है। अब इंक्रीज इन सी लेवल से याद आया मेरे को, सी में क्या होते हैं, कोरल्स होते हैं, सी में क्या होते हैं, कोरल्स होते हैं। और क्या होते हैं, सी में क्या होते हैं, कोरल्स होते हैं और फिश वगैरह एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। अब अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यार इनकी लाइफ भी तो इफेक्ट होगी, इनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ें इन्वायरमेंट चाहिए, खाने का जो सोर्सेज है वो चाहिए, तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब होगी। फिर सर्कुलेशंस जो होते हैं हमारे, ये सी में ना सर्कुलेशंस होते हैं, जैसे कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे टेम्परेचर कम है, तो ऐसे फ्लो होता रहता है, तो उसको बोलते हैं करंट्स, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह पानी फ्लो किया जाता है तो उसको बोलते हैं करंट। तो जो करंट्स हैं वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं, इसके करंट बोलते हैं, पानी जो फ्लो होता है ना सी के अंदर उसको बोलते हैं करंट, ठीक है। कोरल्स जो है हमारे, कोरल्स ये ज़्यादा होंगे तो इसमें काफ़ी सारे एनिमल्स इस पर डिपेंडेंट होते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो अगर ज़्यादा कोरल्स हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोग बहुत हेल्दी सी रख रहे हैं। लेकिन अगर कोरल्स कम हो रहे हैं तो उसका मतलब जो है टेम्परेचर या इसका जो इकोलॉजी है वो फ़र्क पड़ रहा है इसके अंदर, ठीक है। फिर हम लोग प्लास्टिक्स वगैरह डाल रहे हैं, वो प्लास्टिक्स वगैरह पाइलअप हो रहे हैं समुद्र के अंदर। अल्टीमेटली आप लोग उस एनिमल्स को खा रहे हो, एक्वेटिक एनिमल्स को, फिश वगैरह को, अल्टीमेटली आपके फूड चेन में जा रहे हैं और वैसे भी ये वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी नुकसानदेह है, ठीक है। तो हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है सारे एनिमल्स। अब देखो ये मैंने बता दिया आपको, हीट ट्रैप हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ हो गई। तो यहाँ पे देखो इस चीज़ से आपने कितनी सारी चीज़ें लिंक कर ली, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और ये कौन सी रिपोर्ट है, मेकिंग पीस विद द नेचर, किसकी है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, मेकिंग पीस विद द नेचर किसकी है, UNEP की, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ लिख लो बीच में, रिपोर्ट है साहब, मेकिंग पीस विद द नेचर। ये आपका नोट्स तैयार हो जाएंगे अगर आप ऐसे बना लोगे तो। ये आपने देखा एग्जाम टाइम में 1 मिनट में याद आ जाएगा आपको ये चीज़ डायग्राम से। तो ऐसा डायग्राम बना लो, बड़ा बना लो, चाहे ऐसे ट्रायंगल बना लो, चाहे कुछ और बना लो, ठीक है साहब, ये हो गया। अब बात करते हैं WTO की, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। WTO अक्सर न्यूज़ में रहता है, इसके कुछ इश्यूज़ रहते हैं कंटेम्प्रेरी। तो आइए बात करते हैं WTO के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। व्यापार मतलब ट्रेड और संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे देश में जैसे व्यापारी व्यापार करते हैं आपस में, तो कुछ रूल्स हैं। अब वर्ल्ड लेवल पे एक देश दूसरे देश से व्यापार करेगा तो क्या रूल्स होंगे, ये सब कैसे डिसाइड होगा, ये सब कैसे डिसाइड होगा, ये सब जो है इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई इन्होंने, इसका नाम था WTO। और तो आइए जानते हैं WTO के बारे में। तो इसकी स्थापना मानी जाती है 1995 में। कहाँ पे मुख्यालय इसका, जेनेवा में। तो मुख्यालय जेनेवा में और स्थापना मानी जाती है 1995 में। लेकिन इसके पहले क्या था, 1995 के पहले क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन था, तो देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है साफ साफ, विश्व व्यापार संगठन को वर्ष 1947 में संपन्न हुए प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, जनरल एग्रीमेंट ऑन
टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट, गैट थी, गैट, ठीक है, GATT, ये ऑर्गेनाइजेशन थी पहले, लेकिन बाद में जो है इसका नाम परिवर्तन करके, कार्य में थोड़ा परिवर्तन करके इसको WTO नाम दे दिया, ठीक है। तो 1995 से पहले ये थी, 1995 के बाद ये आ गई, ठीक है, 1995 से ये आ गई, और ये थी 1947 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ 1947 ईयर, तो इसके स्थान पर इसको WTO को अपना लिया, ठीक है साहब। जिस समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई उसे क्या बोलते हैं, मार्केश समझौता या मार्केश एग्रीमेंट। तो साहब आप यहाँ पे जेड का ऐसे डायग्राम बना लो, ये 1947, ये 1995, और यहाँ पे बीच में लिख दो साहब ऐसा करके मार्केश एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट के कारण गैट का नाम बदल के WTO कर दिया और इसके कुछ प्रावधानों में बदलाव कर दिया, क्योंकि गैट जो है सही मायने में जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए हमने इसको WTO बना दिया, ठीक है साहब। अब देखिए इसके लिए वर्ष 1994 में मोरक्को के मार्राकेश में हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसको मार्राकेश एग्रीमेंट बोलते हैं। तो मार्राकेश कहाँ है, इससे हमको एक सवाल और मिल गया कि मार्राकेश जो है इसकी लोकेशन क्या है। इसकी लोकेशन हमको पता लग गई, यहाँ पे इसकी लोकेशन क्या हो गई साहब, मोरक्को कंट्री के अंदर ये आता है, ठीक है साहब। अब मोरक्को कहाँ है ये आपको हमें बताना है, तो आप लोग जाके एक बार देखिए मैप के ऊपर, ये आपका होमवर्क है। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे विवाद चलता रहता है अक्सर, WTO के अंदर विवाद चलता कंट्रीज के बीच में। अब एक आपको चीज़ सुनी होगी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं WTO के अंदर, कि भाई आप ना किसी भी देश को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्ट कि वो अपना सामान बेच रहा आगे, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि आप वो सामान ना बेचे, किसी कारण से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिना कारण कर दिए, ठीक है। कि डंपिंग अगर आप वो कर रहे हैं, डंपिंग मतलब होता है कि आप सस्ता माल बनाया हुआ खूब सारा पड़ा उसके पास, वो आप आपके एरिया में डंप कर रहा था कि आपकी इंडस्ट्री ख़राब हो जाए। अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो आप चाहें तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, अमेरिका का और इंडिया का, मतलब आप देखो कि अभी काफ़ी दोस्ती चल रही है, लेकिन फिर भी उसका जो है अमेरिका इंडिया का विवाद WTO के अंदर चल रहा है। और अभी थोड़े दिन पहले जो है इसका एग्रीमेंट का इसका जो है मामला भी सॉल्व हुआ था, तो वो सब आपके लिए काफ़ी डिटेल हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिए भारत वर्ष 1947 में गैट और WTO के संस्थापक सदस्य के देश बना, तो मतलब भारत जो है स्टार्टिंग से गैट का साथ जुड़ा रहा, फिर WTO से बड़ा था, यहाँ पे भी जुड़ा रहा। अब बात करते हैं उद्देश्य की। उद्देश्य क्या है साहब, बहुत सिंपल है, व्यापार है तो व्यापार से रिलेटेड होंगी। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करता है साहब, नियमों को निर्धारित करता है, ठीक है साहब। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, व्यापार उदारीकरण के विस्तार के लिए बातचीत और निगरानी हेतु एक मंच प्रदान करता है। अब देखो किसी को भाई वर्ल्ड लेवल पे देशों को व्यापार करना है ना, देशों को क्या करना है, व्यापार करना है, देशों को क्या करना है, व्यापार करना। नई शीट ले लेते हैं। अब यार आपको व्यापार करना है ना, तो यार आपको ना कुछ टर्म एंड कंडीशंस बनानी पड़ेगी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है साहब। अब अगर ये नहीं हो, अगर WTO ना हो तो क्या होगा भैया, तो हर देश अपने दूसरे देश के साथ संपर्क करे। इंडिया ने अमेरिका के साथ किया, फिर चाइना के साथ करना है, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ करना है, फिर दूसरे के साथ करना है, ऐसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और काफ़ी टाइम प्रोसेसिंग हो जाएगा हर देश के लिए, हर देश के साथ डील करना। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया। यहाँ पे क्या होता है, सब लोग आते हैं, बैठ के डिस्कस करते हैं भाई कैसे कैसे करना है, क्या क्या मत है आपकी, और फिर वोटिंग होती है, और फिर उस हिसाब से जो है ट्रेड के रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा। फिर देखो व्यापार उदारीकरण, कि भाई हमको उदारीकरण करना है, मतलब फैलाना है या बढ़ाना है, तो उसके विस्तार के लिए, निगरानी के लिए, बातचीत के लिए एक मंच हम प्रदान कर रहे हैं। आइए आप यहाँ बैठिए, ऐसे भाई सर बैठ गए सर्कल में अंदर सब जने, और यहाँ पे हम लोग जो है वोटिंग से डिसाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या कुछ फेवरेबल कंडीशंस भी हैं, जैसे कैसे, जैसे अगर आप डील करो किसी के साथ तो आप हो सकता है कि उसको सहूलियतें ना दो। अब यहाँ पे क्या है कि इस मंच में डेवलपिंग नेशंस के लिए जो होता है या अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए होता है, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे US के द्वारा। तो पहले इंडिया चाइना को भी दिया जा रहा था, अभी जो है इसमें रिपरकशंस आए थे बीच के अंदर, और जो गरीब देश हैं या जो अंडर डेवलप्ड देश हैं उनको इन चीज़ों का फ़ायदा दिया जाता है कि भाई आप जो है, आपका जो है, हम जो व्यापार है उसको नहीं रोकेंगे, आप आइए हमारे देश में सामान बेचिए। तो इस तरह से इसमें बातें करी जाती है। फिर व्यापार विवादों का समाधान किया जाता है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अमेरिका का और इंडिया का विवाद चल रहा था एक, ठीक है, तो वहाँ वो भी यहाँ पर चल रहा था।
फिर उसको सॉल्व हुआ, फिर इसी तरह से अमेरिका का किसी और देश के साथ है, इंडिया का किसी और देश के साथ है, तो वो कुछ व्यापार का विवाद है तो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। जैसे अब किसी ने रूल तोड़ के कोई नियम लगा दिया कि साहब अब हम आपका माल आने नहीं देंगे, जबकि ये रूल के खिलाफ है कि आप फ्री ट्रेड को नहीं रोक सकते हर चीज़ में, तो वो चले जाएगा भाई WTO के पास, फिर वहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे, फिर जो भी होगा वहाँ पे डिसीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे बातचीत के साथ विवादों को हम सुलझा लेते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। WTO क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है साहब, इंटरनेशनल है। जब भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो जो दो देशों के मध्य व्यापार के नियमों को विनियमित करता है, तो दो देशों के मध्य व्यापार के को विनियमित करता है, ठीक है साहब, ये समझ में आ गया। फिर गैट और WTO में मुख्य अंतर क्या है साहब? अब आप बोलो साहब गैट से आपने WTO बनाया तो क्या अंतर है भाई इसमें, क्यों ऐसा करा, ऐसा क्यों करा भाई? जैसे आप देखोगे कि प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग बना तो कुछ अंतर हुआ उसमें स्ट्रक्चर में, वैसे ही गैट से WTO बनाया तो क्या अंतर हुआ? अंतर ये हुआ कि गैट जहाँ ज़्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता था, है ना, वस्तुओं के व्यापार को कंट्रोल करता था या उसका जो है मार्गदर्शन करता था। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया WTO के अंदर, इस समझौते में ना केवल वस्तुओं को बल्कि सेवाओं को भी जोड़ दिया गया और बौद्धिक संपदाओं को भी जोड़ दिया गया, जैसे व्यापार चिन्हों, डिज़ाइनों, आविष्कारों से संबंधित व्यापार भी शामिल किया जाता है। मतलब क्या हुआ इसका? देखो मतलब समझा देते हैं आपको। एक होता है हमारा सर्विसेज, सॉरी देखो, एक होता है हमारा गुड्स, है ना, यानी कि माल। भाई आप माल बनाते हैं ना, जैसे कपड़ा, पैंट, शर्ट, जो भी है, शूज़, है ना, अलग अलग कैटेगरी के शूज़, पेन, है ना, मिसाइल, एट्सेट्रा, ठीक है, एट्सेट्रा, ये बना रहे, ठीक है, ये बना रहे हैं। और फिर जो गैट था उसका दायरा सिर्फ इसमें था, ज़्यादातर इसी में था। WTO में क्या हुआ, इन्होंने जोड़ दिया सर्विसेज को भी। जैसे आप सर्विसेज लेते हैं, सर्विसेज क्या होती है? फिर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इन्फोसिस या फिर बैंकिंग सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज के अंदर आती है। फिर एक तीसरा पहलू इसका क्या है? इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, यहाँ पे लिखा है देखो, ये देखो कहाँ गया, बौद्धिक क्षमताओं, इंटेलेक्चुअल राइट्स या प्रॉपर्टी राइट्स, IPR इसको बोलते हैं, या बौद्धिक, ठीक है। इन दोनों को भी जोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को भी जोड़ दिया कि इसमें भी जैसे अब आपने कोई टैग बनाया या आपने कोई ब्रांड बनाया, उसका आपने एक लोगो डिज़ाइन किया अच्छे से, ऐसा नहीं कि दूसरा आदमी उस लोगो को डिज़ाइन करके आपके ब्रांड के नाम से अपना माल बेच रहा है। भाई ऐसा होता ना कि ऑडी बना दी किसी ने, अब वैसे सेम टू सेम कार डिज़ाइन कर दी, सेम टू सेम अंदर इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ, लेकिन जो बेसिक फंक्शंस हैं उसके जो मूल चीज़ है वो हटा दी या सस्ती बना दी उन्होंने बेचारों ने आविष्कार किया, अच्छे पैसे लगाए अपने, तो वो अपने उस चीज़ को खाएंगे कि नहीं खाएंगे, अब आपने उसकी पायरेसी करके बेच रहे हैं आप उसको, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो यहाँ पे इस IPR को भी बचाने का प्रावधान है, ठीक है साहब। अब जैसे आप दवाइयों की बात करिए, कोरोना वायरस था, इंडिया जो है वर्ल्ड में जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे रिसर्च वगैरह इतनी ज़्यादा होती नहीं है, हम लोग खुद डेवलप नहीं कर पाते हैं मेडिसिन, क्योंकि हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं उसके अंदर, तो इसी कारण हम जो है IPR राइट से बंधे हुए हैं। अब कोरोना वायरस की दवाई है, हर आदमी नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि जिसने बनाई है उसका IPR राइट है, वो दूसरे को क्यों देगा? अब उसने रिसर्च में पैसा खर्च किया, सपोज करो 15 करोड़ रुपए, ठीक है, दवाई बनाने के लिए, या 150 करोड़ खर्च किया, कितना भी खर्च किया हो सकता है कई बार दवाई बनती ना हो, भाई खर्च कर दिया बनी नहीं, तो इसमें पेटेंट दिया जाता है और उतने टाइम पीरियड के लिए सिर्फ वही बना सकता है, या किसी को वो ऑथराइज करे तो वो बना सकता है। भाई एक ऑथराइज दे दिया उसको कि यार आप मेरे को ना रॉयल्टी इतनी दोगे पर साल 15 करोड़ मुझे दो, तो वो 15 करोड़ देगा और अपना आराम से माल बना के बेचेगा सस्ती में। तो बनाने की कॉस्ट कुछ नहीं है, एक्चुअल में कॉस्ट ये वाली होती है कि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट में, डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्च किया, तो वो सारा जो बेनिफिट है उसका वो कंपनी उठाएगी 10 या 20 सालों के लिए होता है बेसिकली। तो यहाँ पे ये बात हो गई। तो WTO ने अपना जो है कार्य क्षेत्र को एक्सटेंड कर दिया है ना, विस्तार कर दिया इसका कार्य क्षेत्र का, यहाँ पे विस्तार हो गया इसका, ठीक है।
तो भारतवर्ष 1947 में गियर्ड तथा WTO का संस्थापक सदस्य था, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखिए यहाँ पे अभी जो है नाइजीरिया की एक लेडी है गोजी कोंजो वियला, इनको जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और ये पहली अफ्रीकी अधिकारी हैं। उसके साथ साथ ये जो है WTO के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भी हैं। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बनते हैं और दो करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनता है भाई? फर्स्ट अफ्रीका कौन और पहला अफ्रीका एंड फर्स्ट वुमेन महानिदेशक, ठीक है, पहली महिला और पहला अफ्रीकन महानिदेशक है ये नाइजीरिया की वुमेन, ठीक है साहब। आगे बात करते हैं UNDP की। आगे बात है UNDP की। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, विकास का प्रोग्राम। तो ये भी बाद में इसको पिक्चर में आया, जब संयुक्त राष्ट्र बना तब ये पिक्चर में नहीं था। तो बाद में ऐसा महसूस किया गया कि यार इस तरह का प्रोग्राम हमको चलाना चाहिए, गरीबी बहुत है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, सरकारें सुनती नहीं है, तो क्या किया जाए। बोले यार सरकार सुनती भी है तो उनके पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है ना। और कैपिटलिज्म में जो है प्राइवेट पूंजीवाद जो लोग होते, प्राइवेट लोग जो होते हैं वो जनरली पैसा देते नहीं है सोशलिज्म के लिए या विकास कार्यों के लिए। तो इस तरह का प्रोग्राम चलाया संयुक्त राष्ट्र ने और स्थापना हुई इसकी 65 में और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अब देखो यहाँ के इसका बेसिक फंक्शन लिखा है। क्या है भाई? देखो सीधी सीधी बातें हैं। गरीबी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी कम करो साहब, ठीक है साहब, गरीबी कम करना पहला लक्ष्य हो गया। दूसरा, आधारभूत ढांचे में विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करना। तो देखो क्या है, एक पॉइंट हो गया गरीबी, क्या हो गया? गरीबी कम करना, ठीक है, ऐसे एरो से बना रहा हूँ मैं नीचे, गरीबी कम करना। दूसरा क्या हो गया साहब? बेसिक स्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको डेवलप करना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, आधारभूत ढांचा, ठीक है, बेसिक, आधारभूत मतलब बेसिक, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ ताकि इंग्लिश वाले भी पढ़ लें। फिर प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है, यानी डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि लोगों द्वारा, लोगों के लिए चुना हुआ, लोगों द्वारा शासित, इस तरह का जो बातें हैं वो ये डेवलप करने का काम करता है, इनको प्रोत्साहित करने का काम करता है। और इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और औद्योगिक विस्तार के कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता देना है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। क्या है? आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास। भाई देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कैसे मैं बताऊँ आपको? इन दोनों कार्यक्रम के लिए जो ना फंड वगैरह की जरूरत पड़ी किसी को, किसी कंट्री की, सपोज करो कि भाई कल को कोई गरीब एजेंट आता है कि तो साहब हमको ऐसे पैसा चाहिए, बोले ठीक है ले लो। बोले क्या करोगे? बोले हम ना फैक्ट्री लगाएंगे। तो बोले ठीक है ले लो, मशीनें के पैसे चाहिए, कच्चे माल के पैसे चाहिए। तो यहाँ पे इसको क्या कर रहा है? ये फंड्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी रेवेन्यू दे रहा है, पैसे दे रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दोनों रिलेटेड है। ये एक डेवलपमेंट होगा तो दूसरा भी होएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये अल्प विकसित और विकासशील देशों में आर्थिक विकास की गतिविधियों को तीव्र करने में सहायता प्रदान करता है। तो हर साल एक निश्चित राशि गरीब देशों को आवंटित की जाती है। कैसे? ताकि उनका, क्यों? ताकि जैसे किन को करी जाती है? इसमें दो कैटेगरी के देश रहते हैं लोग। एक तो होता है विकासशील, जो इंडिया अपने आप को कहता है, या चाइना कहता है, और भी देश हैं विकासशील कैटेगरी में। और दूसरा है अविकसित या अंडर डेवलप्ड। बेसिकली इसमें सही वर्ड क्या है? देखो सही वर्ड है अल्प विकसित, है ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अल्प विकसित लिख लीजिए आप, अल्प विकसित ज़्यादा बढ़िया है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, जैसे अफ्रीकन की कंट्रीज हो गई, अफगानिस्तान हो गया, या फिर जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं। मिडिल ईस्ट का जो एरिया, हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे जब, मैं सारा एरिया आपको बता दूंगा। तो अफ्रीकन कंट्री काफ़ी गरीब है, डेमोक्रेसी है नहीं, एजुकेशन है नहीं, लिटरेसी है नहीं, पुअर्टी है, और भी बहुत सारे वहाँ प्रॉब्लम्स हैं। तो मल्टी डेवलपमेंट, और एज वहाँ पे कम है, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे जब कोई महामारी आती तो वैक्सीन भी नहीं बनाई जाती ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे जो है लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं।
तो विकसित और विकासशील देशों के लिए ये हेल्प प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल पैसे देती है कि साहब आप जो है अपना विकास करिए, आप इंडस्ट्री लगाइए, टेक्नोलॉजी मंगाइए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें करती रहती है, देशों को पैसा देती रहती है। आगे बात करते हैं, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक या HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, मानव विकास सूचकांक, ये देखो यहाँ लिखा हुआ सीधा सीधा। तो यूएनडीपी द्वारा जारी एक रिपोर्ट है, कौन सी रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, ठीक है। इसके अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत को क्या स्थान मिला, 131 स्थान मिला। तो इंडिया का पोजीशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, 131, 2020 का डाटा है, ठीक है। और इसके पहले वाले वर्ष में 129वें स्थान पे था, तो 2 रैंक और ऊपर हो गई इसकी, है ना, घट गई। वर्ष 2020 में इस रिपोर्ट में 189 देशों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब इसने 189 देशों को शामिल किया। तो 131 कितने देशों में से आया, भारत का स्थान 189 देशों में से आया, यानी कि टोटल 189 देश थे, उसमें हमारा रैंक आया 131, ठीक है। तो HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक। वर्ष 2020 की इस रिपोर्ट में 189 देशों को मानव विकास के सूचकांक में स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान करी गई है, ठीक है। अब देखो मानव विकास सूचकांक क्या होता है कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कई सारे पैरामीटर्स लेते हैं, ठीक है, कि भाई मानव विकास किस तरह से हो रहा है, हर तरह का आयाम लेते हैं, जैसे इकोनॉमिक आयाम, साक्षरता वाला आयाम, है ना, फ्रीडम का आयाम, डेमोक्रेटिक राइट्स का आयाम। तो ये सारे आयाम पे हम कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स में कि किस देश में कितना अवेलेबिलिटी है इन सब चीज़ों की। तो ये सब आपके एग्जामिनेशन से बाहर है, इसलिए हम स्कोप से बाहर है, इसलिए हमने इंक्लूड नहीं किया। आगे बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व पर्यटन संगठन। तो पर्यटन संगठन मतलब टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। तो अभी 2 साल से तो टूरिज्म हो नहीं रहा है, कोरोना वायरस से ये जो है ठप पड़ा है, ठीक है। तो अभी इतना न्यूज़ में भी नहीं है। तो यहाँ की स्थापना देख लो आप, 1975 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है भाई साहब, मैड्रिड, स्पेन में। तो स्पेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, है ना, टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए बहुत ब्यूटीफुल जगह है स्पेन। तो यहाँ इसका मुख्यालय है और सही जगह इसका मुख्यालय बनाया गया है। यह विश्व में पर्यटन संबंधी देखरेख करता है। तो यहाँ पे जो भी नियम कानून है तो वो सब चीज़ें ये देखता है, इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में आएगा नहीं। और अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, आपको ध्यान हो तो कॉमनवेल्थ गेम्स, इंडिया भी इसका मेंबर, इंडिया पार्टिसिपेट करता रहता है। तो क्या है इसमें, आइए जानते हैं। तो ये उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। तो इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। अफ्रीका भी था इसमें। तो वो सारे देश क्या है, कॉमनवेल्थ के पार्ट भी हैं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो यार ऐसा क्यों करा हमने, गुलामी के जंजीरों से निकल गए फिर भी हमने इन देशों का ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, ऐसा क्यों। तो इसके कारण है, आइए हम जानते हैं उसके बारे में। इसका गठन कब हुआ, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के रूप में 1926 में हुआ, ठीक है साहब। तो इंडिया भी जुड़ गया। वर्ष 1949 में इस कॉमनवेल्थ का नाम दिया गया। तो 1949 में नाम बदल दिया इसका साहब, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से हटा कॉमनवेल्थ कर दिया गया, ठीक है। तो पहले ये ब्रिटिश राष्ट्रमंडल मतलब कि हाँ साहब हम हेड हैं, हम लीडर हैं, उस हिसाब से दे दिया। अब बाद में इन्होंने नाम चेंज करके ये कर दिया। सदस्य कितने इसमें, 54 हैं साहब। भारत राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा सदस्य देश है और इसके बजट में चौथा सबसे अधिक योगदान करने वाला। तो यहाँ पे फंडिंग होती है, मतलब पैसे देंगे। ऐसे तो कोई कंपनी बनाई, कोई आपने टीम बना ली तो चलेगी कैसे, ऑर्गेनाइजेशन बना दी चलेगा कैसे, पैसे देने पड़ेंगे। पैसे कहाँ से आएंगे, जो देश मेंबर है वही देंगे। तो भारत जो है 4th नंबर पे कॉन्ट्रीब्यूशन करता है इस ग्रुप में और सबसे बड़ा सदस्य देश है। मतलब कंट्री की अगर लोकेशन हम देखें, बाउंड्रीज, तो उस हिसाब से 6th नंबर पे आता है ये, ठीक है साहब। अब राष्ट्रमंडल 6 महाद्वीपों में फैले 53 सदस्यों का एक अंतर सरकारी इंटरगवर्नमेंटल, अंतर सरकारी मतलब क्या होता है, अंतर सरकारी मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे देश हैं जो पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं।
यानी कि हम लोग पहले कॉलोनीज रह चुके, उपनिवेश मतलब कॉलोनीज, तो ब्रिटेन के कॉलोनीज थे किसी टाइम पे, इंडिया भी था नो डाउट। तो इसलिए सारे जो हैं इसमें ऐसे देश आते हैं, और इन सभी देशों में लोकतंत्र, लैंगिक समानता और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो एक्चुअली क्या हुआ, इंडिया ने इसमें साइन, जो इंडिया और बाकी देशों में क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ। क्या साइन किया हुआ कि साहब हम जो है ना डेमोक्रेसी की बात करेंगे, डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी लैंगिक समानता, कि लड़का लड़का एक, लड़की लड़की एक, लड़का लड़की एक समान है, ठीक है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और फिर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा तो उसके लिए भी ईजी रहेगा, इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट। तो ये तीनों बात है इसमें, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने एग्रीमेंट पर साइन किया और इस ग्रुप में ज्वाइन हो गए, ठीक है साहब। अब बात करते हैं ओआईसी की। ओआईसी की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, मतलब मुस्लिम कंट्री का ग्रुप एक। ओआईसी यूएनओ के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है, ठीक है साहब, सबसे बड़ा संगठन है दूसरा, सेकंड नंबर पे आता है ये, सेकंड नंबर पे। फर्स्ट कौन सा है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने पढ़ चुके, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या, दुनिया के विभिन्न देशों के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना को बढ़ाना, और साथ ही दुनिया के मुस्लिम समुदायों के हितों की रक्षा करना और संरक्षण प्रयास करना, ठीक है साहब। तो मेन काम क्या है इसका, मेन काम वही सबके कॉमन से हैं कि साहब इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट में हम भागीदार बनेंगे, बढ़ावा देंगे। और मुस्लिम समुदाय, देखो यहाँ इसका एक अलग पहलू आता है निकल के, मुस्लिम समुदाय, देखो मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, देखो ये देखो, दुनिया के मुस्लिम समुदायों के हितों की रक्षा करना या रक्षा संरक्षण करना, ठीक है, संरक्षण करना, ठीक है। प्रयास करना, ठीक है। तो एक तो इसका पीस एंड डेवलपमेंट में साहब हम जो है शांति व्यवस्था चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, और दूसरा पॉइंट क्या है इसका, क्योंकि मुस्लिमों ग्रुप, मुस्लिम देशों का ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम मुस्लिमों के हित की रक्षा करना चाहते हैं। और स्थापना इसकी हुई 1969 में, 70 से एक साल कम। फिर सदस्यों की संख्या कितनी है साहब, 57 है। पाकिस्तान भी इसमें मेंबर है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेदा या सऊदी अरब। सऊदी अरब में एक जगह है जेदा नाम की, ठीक है। सऊदी अरब मालूम है कहाँ है, लोकेशन बताऊँ आपको इसकी, देखो यहाँ पे है इंडिया, हमारा भारत, प्यारा प्यारा भारत देश, यहाँ पे है भारत। अब यहाँ से हम गए, यहाँ पे आ गया सब पाकिस्तान बड़ा रास्ते में, फिर यहाँ पे आ गया ईरान, ठीक है साहब। अब ईरान से इधर जो है इस तरह से है ना, अब यहाँ पे एक देश आता है साहब, ठीक है, इसके बीच में यह सी है। अब यहाँ एक देश है, दो देश, ठीक है, ओमान और यमन, यहाँ ओमान, यहाँ यमन, और ये है सऊदी अरेबिया। यहाँ पे राई करता है साहब ये जेदा, ये देखो सऊदी अरब जेदा, मुख्यालय का है जेदा में। तो अब देखो ये ईरान है, पाकिस्तान है, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ओमान, यमन और अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं कुछ, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। इसका सम्मेलन कहाँ होता है, 3 वर्ष बाद होता है, ठीक है। तो 1 साल हुआ, फिर तीसरे वर्ष में, 3 वर्ष बाद होगा, तो 3 साल में एक बार होता है। इसकी प्रथम बैठक कब हुई साहब, 1970 में। तो 69 में ग्रुप बना, सितंबर में आए ये लोग, मिले कि साहब ग्रुप बनाते हैं, ठीक है बनाओ, सबको निमंत्रण भेजा। फिर 70 के अंदर इन्होंने डेट फिक्स कर ली कि साहब 70 में जेदा में करेंगे साहब पहले। तो फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई, जेदा में ही। और इसके 46वें सत्र में का आयोजन कब हुआ, 2019 को हुआ, अबू धाबी में हुआ, ठीक है साहब। और इसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए ये वाला सत्र इंपॉर्टेंट है 2019 वाला, इसलिए हमने यहाँ पर स्लाइड में डाला है, क्योंकि भारत को इनवाइट किया था, भारत को कहाँ, कैसे, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। भाई पाकिस्तान ने लाख कोशिश करी रोकने की कि मत रोको, मत कर बुलाओ साहब, भारत को मत बुलाओ, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात हो गई कि साहब जिस संस्थान में पाकिस्तान मेन मुद्दे पर है वहाँ हम है नहीं, फिर हमको बुला रहे हैं। अब देखो संबंध किस तरह से रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत के लगातार इस्लामिक देशों से, खासकर सऊदी अरब, ओमान और कतर और यूएई के साथ अपने संबंधों में सुधार किया है। देखो साहब, जब से मोदी जी आए 2014 के बाद से वर्ल्ड लेवल पे इनका नाम हो रहा है भारत का। और मज़े की बात यह है कि हम लोग बैलेंस करके रख रहे हैं बढ़िया तरीके से। इजराइल के साथ रिश्ते बैलेंस है, ईरान से हम रिश्ते रख रहे हैं,
ग्वादर पोर्ट से हम लोग कनेक्टिविटी बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है रिश्ते में। फिर उसके साथ हम पैरेलली सऊदी अरेबिया जो ईरान का कट्टर है उसके साथ भी रिश्ते बना रहे हैं। सऊदी अरब, यमन, ओमान, कतर, यूएई, हर देश के साथ हम लोग रिश्ता बनाने की कायम करने की सोच रहे हैं, क्योंकि देखो इनसे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, हमें और उनको भी हमसे फ़ायदा है, क्योंकि वो हैं ऑयल रिच कंट्री और हमारे को ऑयल की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा क्या है कि अभी रिसेंटली सऊदी की सबसे बड़ी कंपनी अरामको ने जो है रिलायंस के साथ एक डील साइन करी है, रिलायंस ने के साथ ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, क्योंकि अरामको जो है ना ऑयल की सबसे बड़ी कंपनी है सऊदी की। और उसने क्या किसका डील करी, मुकेश अंबानी की रिलायंस के साथ, अनिल अंबानी मालिक है जो रिलायंस वाली है पेट्रोलियम की। आप नेट पर चेक कर लीजिएगा एक बार कौन मालिक है। तो उसके साथ डील करी, नहीं शायद अनिल अंबानी नहीं, सॉरी, रिलायंस का जो पेट्रोलियम वाला काम है ये शायद वो देखता है, मुकेश अंबानी देखता है। तो उसके साथ डील करी है और दोनों ने इसमें हिस्सेदारी कुछ अरामको को दी गई है, ठीक है। तो अरामको वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है तेल की, तो उसके साथ जो है टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस वगैरह है वो उससे फ़ायदा मिलेगा भारत को भी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे आसियान की। तो आप ये पॉइंट सही कर लेना कि साहब वो जो है मुकेश अंबानी जी इन्वॉल्व है उसके अंदर, अनिल अंबानी जी नहीं है। आसियान की बात करते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वीय एशियाई राष्ट्रों का समूह, ठीक है साहब। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ का गठन कब हुआ साहब, 1967 में हुआ साहब। इसका मुख्यालय कहाँ है साहब, इंडोनेशिया में है, जकार्ता में। इंडोनेशिया की लोकेशन मालूम है आपको, देखो बता देता हूँ एक बार। ये है इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आएंगे अपने अंडमान निकोबार आइलैंड्स और यहाँ पे साहब आएगी ये इंडोनेशिया, ठीक है साहब। यहाँ इंडोनेशिया आएगा, ऐसे आइलैंड नेशन है, 2-3 आइलैंड्स हैं यहाँ पे, तो ये सारा इंडोनेशिया आ जाएगा यहाँ पे। इधर सिंगापुर भी आता है पास में, ठीक है। अब वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। कौन कौन से देश हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस एंड कंबोडियन, म्यांमार, ठीक है। ये देश हैं सारे जो है इंडिया के ईस्ट साइड में पड़ते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट, ये इसका विजन हमारा है ना भाई, ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम एक लेके आए थे पहले, तो वो वाली पॉलिसी यहाँ पे मैच खाती है हमारी कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। कि वेस्ट में प्रॉब्लम है तो ईस्ट में देखो। तो ये सारे देश यहीं पड़ते हैं आसपास में, ज़्यादा दूर नहीं है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो साहब, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु इसका गठन निर्माण हुआ। अब न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय शांति और स्थिति, ये देखो सब जगह लगभग इस तरह की बातें होती हैं, पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, स्थिरता, स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे पीस की बात हुई। फिर सम्मान, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज डाला इसमें, देखो, ठीक है। फिर देखो और क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट आई थी अपने, समृद्ध एवं शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास, तो ये वाली भी चीज़ें कॉमन आती है लगभग, आर्थिक विकास करना है, सामाजिक प्रगति करनी है, सांस्कृतिक विकास करना है। तो 3 चीज़ें ले ली इसने, क्या ले ली, एक तो आर्थिक यानी इकोनॉमिक वाली फ्रंट ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, सोशल वाला फ्रंट ले लिया, तीसरा क्या ले लिया, कल्चर वाला फ्रंट ले लिया। तो इन तीनों चीज़ों पर ये बात करना चाहता है, ठीक है। ये 3 इसके मुद्दे हो गए यहाँ पे पहले पॉइंट से। फिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग, सक्रिय एक्टिव इन्वॉल्वेशन करना है और पारस्परिक सहायता करनी है। मतलब एक दूसरे को बढ़ावा देना है कि कोई आर्थिक सामाजिक प्रॉब्लम है, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक चीज़ें हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस आया तो भारत ने कई देशों को वैक्सीन भेजी, भारत ने कई देशों को जो है अपना खाना वगैरह जो खाद्य पदार्थ हैं वो भेजे, दालें, आटा, दाल, ये सब चीज़ें भेजी, चावल, क्योंकि भारत का स्टॉक था अच्छा। और कई देश जो हैं यहाँ पे इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी तो मोदी जी ने कहा ठीक है हमारे पास स्टॉक है, हम आपको भेज देंगे। तो इस तरह से जो है सक्रिय सहयोग करते रहते हैं ये लोग और एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए इस चार्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सारी इसकी मेन बातें थी। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कृषि और उद्योगों को अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए। तो देखो कृषि के, एग्रीकल्चर की बात भी करते हैं लोग, एग्रीकल्चर की और इंडस्ट्री की, दोनों की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर ट्रेड की बात करते हैं लोग, कॉमर्स की, व्यापार की। फिर परिवहन और संचार सुविधाओं की, यानी कि कम्युनिकेशन
या ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं हम इसको, ट्रांसपोर्टेशन। एक सेकेंड भाई, ट्रांसपोर्टेशन होता ना लैंड से, सी से, प्लेन से, तो उस तरह के कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात करते हैं और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की बात करते हैं। यानी लोगों का जीवन स्तर मतलब लाइफस्टाइल या स्टेटस, लाइफस्टाइल या कुछ भी बोल सकते हो आप, स्टेटस ऑफ लिविंग, ठीक है। पहले हम बात करते थे रोटी कपड़ा मकान की 1970s 80s में, आज हम बात करने लगे बेसिक नेसेसिटी जैसे वाईफाई, गाड़ी, रोटी कपड़ा मकान से हम ऊपर आ गए। पहले पिछले भी ऐसी बनती थी, रोटी कपड़ा मकान, आजकल बन रही साहब हमारे पास इंटरनेट नहीं है, ठीक है, तो हमारी जो जरूरतें हैं वो बढ़ गई, तो हमारा जो जीवन स्तर है वो बढ़ गया। आप अमेरिका जाते हो, अमेरिका में लोग अट्रैक्ट होते हैं, हम अमेरिका जा रहे हैं, सब बहुत बड़ी बात है। क्यों भाई? क्योंकि अमेरिका में जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी है। कैसे? मूलभूत सुविधा सारी बेसिक वो तो मिलेगी आपको, उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। वहाँ चले गए बेरोजगार भी हो गए ना, सरकार देगी आपको खाना, गाड़ी वाड़ी का जो एक्सपेंसेस है वो सब दे देगी आपको, कि आप ट्रैवल कर सके इतना एक्सपेंस दे देगी। लेकिन भारत में समस्या है, भारत में नहीं मिलती ऐसी चीज़ें, बेसिक मूलभूत समस्याएं हैं, कई लोगों को मिलती ही नहीं है ऐसी चीज़ें। आज भी ऐसे एरियाज़ हैं, लेकिन फिर भी पहले के हिसाब से अगर हम देखें 1970-80s के हिसाब से, तो आज हम काफ़ी डेवलप्ड हो चुके हैं। तो इसीलिए लोग जो हैं अमेरिका की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ का लाइफ स्टेटस अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा है। गाड़ी वाड़ी तो वहाँ कॉमन बात है, हर आदमी के पास हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप कोई सा भी काम करो अमेरिका में, वहाँ पे ऐसा छोटा मोटा करोगे तो भी आपको ऐसा नहीं दिखा जाएगा यार छोटा काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे सब हाई पेइंग जॉब्स हैं, सारी पेइंग जॉब्स अच्छी हैं, मतलब सब में पैसा अच्छा मिल जाता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। अगला है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क। तो सार्क जो है, भारत भी है इसमें, अच्छा ये पूरा हुआ नहीं, एक सेकेंड, या सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन या दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ। इसकी स्थापना हुई साहब 85 में, 1985 में साहब, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, 85 में, ठीक है। 15 कम कर लो तो 2000 से। इसका मुख्यालय कहाँ है साहब? नेपाल में है, काठमांडू है। भारत के पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है नेपाल, काठमांडू इसकी राजधानी। 8 सदस्य हैं, इजी याद करना, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखो याद कर लो, कैसे याद करोगे? सबसे पहले रखो भारत, ठीक है, भारत याद हो गया। भारत याद करने के बाद क्या करोगे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहाँ किसी ज़माने में हमारी सीमा पहुँचती थी यहाँ तक, ये याद हो गया लेफ्ट फ्रंट पे। अब देखो श्रीलंका है, श्रीलंका कहाँ है? साउथ में, यहाँ पे एक देश है, ये याद कर लो। अब बात करते हैं नेपाल और भूटान। तो नेपाल यहाँ, भूटान यहाँ, ये याद हो गए, नेपाल और भूटान, तो सारे भारत के पड़ोसी हैं। फिर बांग्लादेश और मालदीव। मालदीव कहाँ है? ये इधर, इधर एक छोटा सा आइलैंड नेशन है नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं मालदीव। तो ये सारे इसके मेंबर नेशन है, ठीक है साहब, याद हो गए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 आपने गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है साहब। ये श्रीलंका, ये भी लिख लो। तो ऐसे रफ मैप बनाया मैंने, आप एक बार कॉपी में बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला है ओपेक। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज या पेट्रोलियम निर्यातक देश। तो पेट्रोल को जो निर्यात करते हैं, यानी कि जिसके देश में पेट्रोल उत्पादन हो रहा है और जो निर्यात कर रहे हैं, उन देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे तेल के भाव कम ज़्यादा किस तरह से रखने हैं, कितना प्रोडक्शन करना है, वो इन चीज़ों में ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना हुई साहब 1960 में, ठीक है, 1960 में। और मुख्यालय कहाँ है? वियना में। इसके सदस्य कौन कौन है? देखो सदस्य कौन कौन होंगे, ध्यान रखने वाली बात यह है। सऊदी अरबिया, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया और वेनेजुएला और गबोन और गिनी और कांगो, ये सारे इसके सदस्य हैं। तो ये मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, इसीलिए ये सारे इसके मेंबर्स हैं। और भी कई देश हैं लेकिन जो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन वो तेल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे भारत भी थोड़ा मोड़ा तेल प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके मेंबर नहीं है। ये पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय और एकीकरण के उद्देश्य से बनाया गया है। मतलब क्या है कि एक रेट तय करनी है। अब मार्केट में एक थ्योरी है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने सुना होगा डिमांड और सप्लाई। आप एक शर्ट खरीदने गए, आप ले रहे हो शर्ट को 1000 रुपये में, ठीक है। अचानक से ना उसकी डिमांड बढ़ गई शर्ट की, सप्लाई सेम है, 100 शर्ट आती थी, अभी भी 100 शर्ट ही आ रही है। अब आ गए 1000 लोग खरीदने वाले,
तो 1000 की शर्ट है ना, अचानक से 1500 रुपये में बिकने लग गई, फिर अचानक से उसके 2000 भाव हो गए। अब आप कहोगे यार मैं शर्ट नहीं खरीदूंगा कि भाव बढ़ गए। तो डिमांड बढ़ी, सप्लाई सेम है, तो भाव बढ़ गए, यानी रेट बढ़ गई। अब 1000 में बिक रही थी शर्ट कोई, सपोज करो, एक दूसरा एग्जांपल है ये। अब 100 शर्ट आई मार्केट में, अब आपने दुकानदार ने बेची भाई 2-3 महीने लगा दिए, 4 महीने बिकी नहीं रही शर्ट, सिर्फ 10 शर्ट बिक रही 100 में से। अब दुकानदार कहेगा यार अब क्या करें, बोले अब लॉस कम कर लेते हैं, अभी वैसे पूरा लॉस हो रहा है लेकिन अब लॉस कम कैसे करेंगे, उसकी रेट कम कर दी। अब 1000 की थी, उन्होंने कहा यार 1000 के छोड़ो, हम ना इसको 700 में बेच देंगे। 700 में बेचा तो 40 शर्ट और बिक गई। अब बची कितनी, 50 शर्ट बची। बोले यार अब फिर 2 महीने हो गए फिर नहीं बिक रही, बोले यार कोई बात नहीं, थोड़ा और लॉस खा लेंगे, इसको ना 500 में बेच देते अपन। तो डिमांड अगर कम है तो रेट घट जाएगी, बिक नहीं रही है, रेट घट जाएगी। तो इसी तरह सप्लाई भी होती है, सप्लाई ज़्यादा हो गई मार्केट में, प्याज एकदम से अचानक से ज़्यादा आ गया तो रेट घट गई, टमाटर ज़्यादा आ गया तो रेट घट गई। तो लोग क्या करते हैं, फिर किसान भाव 2 रुपये किलो मिल रहे हैं वो फेंक के चले जाते हैं कि क्या करेंगे, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो जाती है हमारी। तो डिमांड और सप्लाई का खेल ही होता है, ठीक है। ये हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे आगे। तो देखो यहाँ पेट्रोलियम उत्पादों के ये क्या करते हैं, भाव को तय कर लेते हैं, कितनी आपको प्रोडक्शन करनी है, क्या भाव रखना है, तो सारे देश मिलकर तय कर रहे हैं। आप किसी के पास चले, उन्होंने कार्टन बना लिया, सब एक ही भाव बताएंगे आपको, कोई कम ज़्यादा नहीं बताएगा, और प्रोडक्शन भी फिक्स कर लिया कि इतना प्रोडक्शन आप करो, इतना हम करेंगे, सब मिलके खाएंगे, ठीक है। तो ये सारी इसमें चीज़ आती है। अब आगे का हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं।